गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें अजीत सर आप लोग को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, जो अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लास्ट चैप्टर हाइपरबोला। आज हाइपरबोला का लेक्चर नंबर 10 है और आज हम लोग एक नया छोटा सा टॉपिक करेंगे जिसमें हम लोग 2 क्लास लेंगे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का आज सेशन 1 है, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक फॉर्म जो है वो आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में बहुत रेगुलर पढ़ते होंगे, दैट इज एक्स वाई बराबर सम कांस्टेंट। ये केमिस्ट्री में बहुत शेप में आता है, एक्स वाई बराबर कांस्टेंट। तो ये एक ट्रांसफॉर्म्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। आखिर होता क्या है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? इसका 2 इंटरप्रिटेशन है। एक, इफ लेंथ ऑफ TA इज ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस। मतलब एक जो नॉर्मल हाइपरबोला होता है ऐसा, ये होता है, इसका ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ क्या होता है? 2a। कंजुगेट एक्सिस का लेंथ क्या होता है? 2b। हम लोग ये मानते हैं। तो एक तो डेफिनेशन है कि अगर कोई भी हमारा नॉर्मल हाइपरबोला है, उसमें अगर TA और CA मीन्स ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस का लेंथ बराबर हो जाए तो दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? 2a बराबर 2b, इसका मतलब a बराबर b। तो एक डेफिनेशन तो ये है कि जब a बराबर b हो जाता है किसी भी हाइपरबोला में, तो हाइपरबोला का क्या इक्वेशन होता है? ये होता है। अब a बराबर b कर देंगे तो b की जगह भी हम a लिख देते हैं बराबर 1, मतलब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ठीक है। सिंपली a स्क्वायर चला गया। तो ये हो गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। तो एक ये डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन हम लोग एसिम्प्टोट के टर्म्स में देखते हैं। इसमें देखिए 2 एसिम्प्टोट होता है, 1, 2। इसका क्या इक्वेशन होता है? अब इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एसिम्प्टोट 1 का क्या इक्वेशन होता है? y बराबर b बाई ए एक्स। एसिम्प्टोट 2 का क्या इक्वेशन होता है? y बराबर माइनस b बाई ए एक्स। ये हमने पढ़ा था। ये एसिम्प्टोट 1, ये एसिम्प्टोट 2। मैं यहीं बना दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये एसिम्प्टोट 1, ये एसिम्प्टोट 2। ये नॉर्मल होता है। अब इसके केस में क्या है? अगर आप ये डेफिनेशन अभी भूल जाइए, a बराबर b भूल जाइए। इसका बोलना है कि नहीं, इसमें इस डेफिनेशन में खास बात क्या है कि एंगल बिटवीन बोथ एसिम्प्टोट शुड बी 90 डिग्री। या तो ये डेफिनेशन, बाद में आप देखिएगा दोनों सेम चीज है, इसमें भी a बराबर b आएगा और इसमें भी एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट 90 डिग्री आएगा। बट पहला डेफिनेशन है कि लेंथ ऑफ TA इज इक्वल टू लेंथ ऑफ CA मीन्स a बराबर b। दूसरा डेफिनेशन है कि जो ये दोनों एसिम्प्टोट हैं उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए एंगल बिटवीन द एसिम्प्टोट हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? tan थीटा बराबर मॉड 2ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था? थीटा बराबर 2 tan इनवर्स b बाई ए। दोनों सेम चीज है, ठीक है। हम मान लीजिए इसी को लेते हैं। अगर थीटा 90 डिग्री है, मतलब दोनों एसिम्प्टोट के बीच में अगर 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? पाई बाई 4, बिकॉज 2 इंटू पाई बाई 4 इज 90 डिग्री। तो इसका मतलब tan इनवर्स b बाई ए आ गया पाई बाई 4 मीन्स 45 डिग्री। तो tan ले लीजिए, तो b बाई ए इज tan 45, दैट इज 1। तो b बाई ए इज 1 मीन्स b बराबर a। मतलब इससे भी वही चीज आ गया कि अगर दोनों एसिम्प्टोट के बीच में 90 डिग्री एंगल है तो ये भी a बराबर b ही आएगा।
और इस केस में इफ दिस इज द केस b बराबर a, तो पहला एसिम्प्टोट का क्या इक्वेशन हो जाएगा, b बराबर a रखिए तो एसिम्प्टोट 1 का इक्वेशन हो जाएगा, b बराबर a रखेंगे तो कैंसिल, y बराबर x, दूसरे एसिम्प्टोट का इक्वेशन b बराबर a रखेंगे तो माइनस x। ठीक है, y बराबर x एंड y बराबर माइनस x, ये लाइन हो जाएगा y बराबर x और ये लाइन y बराबर माइनस x। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वैसा हाइपरबोला होता है जिसमें a बराबर b होता है, मतलब लेंथ ऑफ टी ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी ए, या अदर वे में आप सोच सकते हैं जिसके केस में एसिम्प्टोट के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, चलिए, और इक्वेशन क्या होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, सेम नॉर्मल हाइपरबोला में a बराबर हम b रख देंगे। तो दिस इज द जनरल कंसेप्ट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जिसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर या बी स्क्वायर बोलिए, चूंकि ए और बी सेम है। ठीक है, चलिए इसमें क्या क्या टर्म्स हैं एक बार देख लेते हैं। चलिए, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या आया मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। पहला चीज जो इंपॉर्टेंट है इसका, इसेंट्रिसिटी कितना होगा, याद कीजिए आप रिजल्ट, इसेंट्रिसिटी क्या होता था, ये होता था हाइपरबोला के केस में। यहां पे चूंकि ए और बी सेम है तो ई स्क्वायर माइनस 1 इज बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर विच इज 1। क्यों 1, क्योंकि ए एंड बी आर सेम, 1 बाई 1 मतलब कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो ई स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 2, तो ई बराबर √2। ये एकदम याद रखना है कि किसी भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी √2 होता है, फिक्स्ड होता है इसका इसेंट्रिसिटी, क्योंकि a बराबर b है, दैट्स वाई इसेंट्रिसिटी इज √2। दूसरा अभी मैंने बताया एसिम्प्टोट्स क्या होंगे, y बराबर x पहला एसिम्प्टोट एंड y बराबर माइनस x। क्यों, क्योंकि b बराबर a है। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब a बराबर b, तो इसेंट्रिसिटी का वैल्यू आ गया √2। ठीक है, इसेंट्रिसिटी आ गया √2, उसके बाद आपको एसिम्प्टोट आ गया। ठीक है, जो भी रिजल्ट आपने नॉर्मल हाइपरबोला के लिए पढ़ा था, जो भी रिजल्ट आपने नॉर्मल हाइपरबोला मतलब ये बराबर 1, सारा रूल, सारा डेफिनेशन, सारा कंसेप्ट इसके लिए भी लागू होगा। ओनली थिंग है कि जहां जहां ए है वहां वहां ए रहने दीजिए, जहां जहां बी है उसको भी ए कर दीजिए। मतलब ए और बी अब दो अलग वेरिएबल नहीं, दो अलग टर्म नहीं, एक सिंगल टर्म होंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो रूल है नॉर्मल हाइपरबोला के लिए वही इसके लिए होगा। ये दोनों में डिफरेंस बस एक है कि इसमें ए बराबर बी है, बाकी सब कुछ सेम होगा। चलिए, शेप कैसा होगा, शेप जैसा नॉर्मल हाइपरबोला का होता है। ठीक है, एसिम्प्टोट क्या क्या होंगे, y बराबर प्लस माइनस एक्स, एक होगा y बराबर x और एक होगा y बराबर प्लस माइनस एक्स। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। अब हम लोग आएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्म्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, जो सबसे फेमस इक्वेशन है एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर, वेयर सी इज पॉजिटिव। सी निगेटिव भी होता है, ये नहीं है, बट उसके लिए फिर शेप डिफरेंट है। कहने का मतलब है हम लोग एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर में सी हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, जैसे आप याद कीजिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, ए इज ऑलवेज पॉजिटिव, बी इज ऑलवेज पॉजिटिव, उसी तरह सी इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर, ये एक खास, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यही आज का मेन टॉपिक है। एक्स वाई बराबर सी या सी स्क्वायर जो बोलिए, इसमें क्या खास है आपको मैं ये समझाता हूं। मान लीजिए मैंने एक आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाया, अभी जो हमने पढ़ा था एक्स एक्सिस वाई एक्स,
ये इसका एसिम्टोट है। क्या क्या होता है एसिम्टोट? y बराबर x और एक y बराबर -x। रफ ग्राफ है इसलिए उस पर बहुत मत जाइएगा। अब आप ध्यान से देखिए कि इसके कितने एसिम्टोट्स हैं? दो। एक क्या है? y बराबर +x, हाँ। एक क्या है? y बराबर -x। तो दोनों एसिम्टोट के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। एक तो ये डेफिनेशन भी है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, एक तो ये डेफिनेशन भी है कि बीच का एंगल एसिम्टोट का 90 डिग्री होना चाहिए। दूसरा आप चेक भी कर सकते हैं इन दोनों लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री। इसका स्लोप 1 है, इसका -1 है। अब क्या करेंगे ये थोड़ा ध्यान से अभी समझिए। इसके जो एसिम्टोट हैं ये दोनों, सिंस मैं थोड़ा लिख रहा हूं, बोथ एसिम्टोट्स आर perpendicular to each other, they can be treated as our new coordinate axis। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बहुत बच्चे हैं जो इस टॉपिक पे क्वेश्चंस तो बना देते हैं, क्वेश्चन बनाना बहुत टफ नहीं होता है, बट इसके पीछे के वो स्टोरी को नहीं समझते हैं कि ये आया कैसे। अब समझिए, दो एसिम्टोट है A1 A2। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है? ये और ये, ठीक है। चूंकि ये दोनों एसिम्टोट परपेंडिकुलर है तो कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइंस को हम अपना फ्रेश कोऑर्डिनेट सिस्टम बना सकते हैं। मतलब अभी जो मेरा XY कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हम उसको अब XY कोऑर्डिनेट, इसको हम नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना चाहेंगे, ये वाला। एक एसिम्टोट, दूसरा एसिम्टोट। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को कितने डिग्री से रोटेट करना होगा? ये एंगल कितना होता है? y बराबर x का स्लोप क्या है? 1। तो दिस एंगल इज 45 डिग्री, ठीक है। ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। तो जो कोऑर्डिनेट मेरा पुराना सिस्टम है XY सिस्टम, उसको अगर हम 45 डिग्री से तो रोटेट करेंगे तो सिर्फ x को नहीं करेंगे, y को भी करेंगे, वो पूरा रोटेट होगा। तो जब ये 45 डिग्री से रोटेट हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो नया जो अब x है वो यहां पे लाई करेगा और जो y है वो यहां पे लाई करेगा। तो बेसिकली ये वाला जो लाइन है मेरा, ये x डैश हो जाएगा और ये वाला y डैश हो जाएगा। इस चीज को समझिए, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं कि चूंकि दोनों एसिम्टोट परपेंडिकुलर हैं तो अब हम उनको मानेंगे अपना न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी क्या है? y बराबर x, y बराबर -x। अब हम इसी दोनों लाइन को अपना न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम मानेंगे, ठीक है। चलिए अब याद कीजिए, एक हमने शुरू में ही कोऑर्डिनेट के पढ़ा था एक टॉपिक, रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट XY सेटअप में होगा वो x डैश y डैश में बदल जाएगा, ठीक है। अच्छा, कितना एंगल से हम रोटेट कर रहे हैं? तो थीटा बराबर -45 डिग्री। क्यों माइनस? चूंकि हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। थीटा में क्या मैंने बताया था कि इफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज इट इज टेकन एज पॉजिटिव, इफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज इट इज टेकन एज निगेटिव। चूंकि हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन है तो ये हम आपको -45 डिग्री ले रहे हैं। इज इट क्लियर? देखिए ये हमारा, ये ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है ये y बराबर -x, ये y बराबर x है। पुराना जो हमारा सेटअप है, मैं फिर से बता रहा हूं, पुराना जो सेटअप है वो ये x है, ये y है। अब क्या कर रहे हैं हम? इस सेटअप को इसके पैरेलल ला रहे हैं, इसके। तो हमको इसको 45 डिग्री से रोटेट करना पड़ रहा है। वी आर रोटेटिंग द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बाय 45 डिग्री, ठीक है। ये क्लियर है? चलिए, अच्छा, पुराने वाले में क्या इक्वेशन था? ध्यान से देखिए, जो XY सिस्टम है, जो ये XY सिस्टम है, इसमें क्या इक्वेशन था हाइपरबोला का? अभी हमने पढ़ा था, किसी भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन यही था पुराने सिस्टम में। अब हमको इसको कन्वर्ट करना है न्यू सिस्टम में, हमको कन्वर्ट करना है इसको न्यू सेटअप में, ठीक है। तो क्या याद कीजिए, जो फॉर्मूला मैंने बताया था रोटेशन में, एक्स ओल्ड जो था, मैं ओल्ड यूज कर रहा हूं, वो क्या होता था?
एक्स न्यू आई थिंक कॉस थीटा माइनस वाई न्यू साइन थीटा, ऐसा कुछ होता था। और वाई ओल्ड जो था वो होता था एक्स न्यू साइन थीटा प्लस वाई न्यू कॉस थीटा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही रिजल्ट होता था। ठीक है, एक्स ओल्ड बराबर एक्स न्यू कॉस थीटा माइनस वाई न्यू साइन थीटा एंड वाई ओल्ड इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ओल्ड सिस्टम में हम उसको एक्स वाई लिख रहे हैं ऐसे। अब हम क्या करते हैं, न्यू सिस्टम में हम नया टर्मिनोलॉजी दे देते हैं एक्स डैश एंड वाई डैश। ठीक है, तो चलिए ये कितना हो जाएगा, एक्स ओल्ड मतलब एक्स डैश कॉस माइनस 45 कितना हो जाएगा 1/√2, तो एक्स बाई √2। ये देखिए माइनस वाई न्यू मीन्स वाई डैश साइन माइनस 45 माइनस 1/√2 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया। ठीक है, ये आ गया ट्रांसफॉर्मेशन। वाई देखिए तो एक्स न्यू तो एक्स डैश साइन माइनस 45 तो माइनस √2 प्लस वाई डैश /√2। ये ट्रांसफॉर्मेशन समझिए, ये ओल्ड है, एक्स डैश वाई डैश न्यू है। ठीक है, लाइक बस मैं ट्रांसफॉर्मेशन वाला लाइन रखा हुआ हूं। ठीक है, तो क्या इसका इक्वेशन था ओल्ड सिस्टम में, एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, अभी जो हमने पढ़ा। अब हम एक्स की जगह ये रख दें, क्या है एक्स डैश /√2। ठीक है, एक सेकंड लगे, इसको पहले हम थोड़ा स्प्लिट कर देते हैं, वो ठीक रहेगा। ठीक है, इसको हम स्प्लिट पहले कर दें, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये हो गया। अब देखिए एक्स माइनस वाई, एक्स यहाँ है वाई यहाँ है, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा दिस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा 2x डैश /√2 एंड 2/√2 इज √2, तो ये आ जाएगा आपको √2 x डैश। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y वाला टर्म कट जाएगा √2 x डैश। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, अब दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करने पे ये हट जाएगा तो √2 y डैश आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो मतलब x डैश y डैश बराबर √2 इंटू √2 इज 2, तो ए स्क्वायर बाई 2। तो ए स्क्वायर पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, तो ए स्क्वायर बाई 2 को हम कोई नया अब स्क्वायर मान लेते हैं, यहां लिख देते हैं वेर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। चूंकि यहां तो हमको एक वेरिएबल देना है, तो ए स्क्वायर बाई 2 को हम एक न्यू नंबर सी स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नाम दे रहे हैं। तो फाइनली हमारा क्या आ गया, एक्स डैश वाई डैश बराबर सी स्क्वायर। फाइनल रिजल्ट विल बी एक्स डैश वाई डैश बराबर सी स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, अब यहां पे एक लॉजिक है जो थोड़ा इस सबको मिटाने दीजिए। ठीक है, अब थोड़ा पे आप इस चीज पे ध्यान से देखिएगा, एक्स डैश वाई डैश जो है, ये डैश क्यों लगाया था हमने, चूंकि हमने उसको न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, ये आप समझिए, न्यू ये ओल्ड सिस्टम था, न्यू सिस्टम में ये एक्स डैश वाई डैश बराबर सी स्क्वायर के फॉर्म में है। बट अगर हम अपने किसी हाइपर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को ठीक है, चलिए सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो फाइनली हमारा एक्स डैश वाई डैश बराबर सी स्क्वायर इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस चीज को समझिए, चूंकि ये एक्स डैश वाई डैश के टर्म में आया है विच इज इन द न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, बट हम जब भी इक्वेशन लिखेंगे तो अपने प्रीवियस जो अपना ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसी में लिखेंगे। तो जो पैटर्न होगा इक्वेशन का दैट विल बी एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। इस पे आप मत जाइए, इस पे आपको नहीं ध्यान देना है, ये सी है के है कोई भी टर्म हो, ओनली थिंग इज दैट एक्स इंटू वाई शुड बी इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर बिकॉज सी स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ
ट्रांसफॉर्म्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका शेप बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तक आने के लिए हमारा एजम्पशन क्या था कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई वही हमारा एसिम्टोट हो गया। ठीक है, ये जो एक्स वाई एक्सिस है, एक्स और वाई, यही दोनों एक्सिस हमारा नया एसिम्टोट हो गया है। ठीक है, दिस टू आर नाउ आवर न्यू एसिम्टोट। इक्वेशन क्या है? ठीक है, तो इसका शेप कैसा होगा? देखिए, चूंकि एक्स वाई कांस्टेंट है तो एक्स बढ़ेगा तो वाई घटेगा, तो ऐसा कुछ होता है। जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई घट रहा है। दूसरा, चूंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है, तो ऐसा ये दोनों लेग होता है। वैसे भी किसी भी हाइपरबोला में दो लेग होते हैं। ठीक है, दो लेग मतलब दो पोर्शन होते हैं, तो इन दोनों को कंबाइंड पोर्शन का ये कंबाइंड जो है वो इसको द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। एक ये कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्यों? दोनों पॉजिटिव। एक थर्ड क्वाड्रेंट में होगा जब दोनों निगेटिव, क्योंकि प्रोडक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये क्लियर है? एक्स वाई बराबर। अच्छा, इसके एसिम्टोट्स क्या है? एसिम्टोट्स क्या है? एक्स एक्सिस एंड ये एक्स एक्सिस, देखिए जो इंफिनिटी पे मीट करेगा, एंड वाई एक्सिस। ठीक है, ये ध्यान रखिए। इस शेप में यूनिक चीज क्या है कि जो एक्स वाई एक्सिस है वही इसके एसिम्टोट्स की तरह काम करते हैं। तो आप यहां से भी सोच सकते थे कि अगर एसिम्टोट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है तो एक्स एक्सिस का क्या इक्वेशन होता है? वाई बराबर 0 एंड वाई एक्सिस का एक्स बराबर 0। कंबाइंड इक्वेशन अगर मैं बोलूं दोनों का तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई बराबर 0। और मैंने कल ही बताया था कि एसिम्टोट का इक्वेशन और कर्व के इक्वेशन में सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस होता है। तो ये एक्स वाई बराबर 0 है अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है हमारा, तो कर्व का इक्वेशन एक्स वाई बराबर सम कांस्टेंट होगा। ये भी एक इंटरप्रिटेशन है, मतलब इतना लंबा चौड़ा डेरिवेशन करने की जगह आप ये भी सोच सकते हैं कि चूंकि एसिम्टोट का कंबाइंड इक्वेशन एक्स वाई बराबर 0 है, और कल ही मैंने बताया था कि एसिम्टोट का इक्वेशन और कर्व के इक्वेशन में कांस्टेंट का डिफरेंस होता है, तो कर्व का जो इक्वेशन है वो एक्स वाई बराबर सम कांस्टेंट होगा। पहला चीज। दूसरा, ये भी हो सकता है एक्स वाई बराबर माइनस सी स्क्वायर, जिसको कि हम बोलेंगे कंजुगेट हाइपरबोला। इसका कैसा शेप हो जाएगा? अब यहां पे देखिए ध्यान से, एक्स वाई बराबर माइनस सी स्क्वायर, मतलब ये हमेशा निगेटिव है, क्योंकि सी स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो दिस इज ऑलवेज निगेटिव। तो इसका ऐसा होगा, या तो एक्स निगेटिव तो वाई पॉजिटिव, या इधर होगा कैसा? ऐसा, एक्स पॉजिटिव तो वाई निगेटिव। ये भी एक शेप, ये दोनों अलग है। इसमें क्या है, जब ये निगेटिव तब एक्स निगेटिव तो वाई निगेटिव, एक्स पॉजिटिव तो वाई पॉजिटिव, दोनों का पॉजिटिव और निगेटिव सेम साइन है, इसीलिए प्रोडक्ट पॉजिटिव है। इसमें प्रोडक्ट निगेटिव है, मतलब अगर एक्स निगेटिव तो वाई पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव तो वाई निगेटिव। तो ये हो गया एक्स वाई बराबर माइनस सी स्क्वायर कंजुगेट हाइपरबोला। ठीक है, आप याद कीजिए सर्कल में भी, पैराबोला में भी, इलिप्स में भी एक लेक्चर मैंने हमेशा वैसा लिया है जिसमें हमने डिस्कस किया है कि जब कर्व का सेंटर ओरिजिन नहीं है, तो उसी केस में अगर x माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा बराबर सी स्क्वायर, अगर ये इक्वेशन है तो ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही है, बट अंतर है कि ये x माइनस अल्फा है, ये y माइनस बीटा है। मतलब इसका जो ओरिजिन, इसका जो सेंटर की तरह आप समझ लीजिए, तो 0 नहीं होगा, अल्फा कॉमा बीटा, मतलब x अल्फा, x हो गया आपको अल्फा, y बीटा। तो ये, तो अब इसके अबाउट ऐसा ये हो जाएगा, ये जो एक्सिस है ना मेरा नया, ध्यान से देखिए, ये इसके अबाउट ये हाइपरबोला हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी वही लॉजिक लगाइए कि जब x x माइनस अल्फा और y y माइनस बीटा हो गया, दैट इज नथिंग, नॉर्मल जो हाइपरबोला होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसी को हमने शिफ्ट कर दिया अब वैसा जगह जिसका कि सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है, मीन्स ये। तो इसके अबाउट एक लेग
2 लेंगे, ठीक है। अगर इसी केस में ये हो जाए x माइनस अल्फा y माइनस बीटा बराबर माइनस सी स्क्वायर हो जाए, ये भी सेम है, ये ओरिजिनल सेटअप है। मान लीजिए ये y बराबर बीटा, ये x बराबर अल्फा, तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इसमें कैसा बनेगा आपको, ये और ये, ठीक है। सेम जो हमने पिछली बार पढ़ा था, ओनली थिंग इज दैट इसमें सेंटर 0 0 की जगह अल्फा कॉमा बीटा हो जाता है, यही चीज है बस, ठीक है। चलिए लाइए, तो बेसिकली समरी है कि एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है। उसमें एक्स वाई बराबर माइनस सी स्क्वायर कर देंगे तो कंजुगेट हाइपरबोला हो जाएगा। इस हाइपरबोला का सबसे यूनिक चीज क्या है कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारा, दैट इज एक्स वाई एक्सिस, वही उसके एसिम्टोट्स हैं। पहले वाले केस में एसिम्टोट्स क्या होता था, y बराबर प्लस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स, वाई बराबर प्लस माइनस एक्स। बट इस केस में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई एक्सिस, वही हमारा एसिम्टोट्स हो जाएगा। एक चीज मैं फिर से बता दूं, हमने थीटा माइनस 45 डिग्री लिया था, ये ध्यान रखिए। दैट इज द रीजन, कॉस में तो फर्क नहीं पड़ता है, साइन में फर्क पड़ता है, ठीक है। क्यों माइनस 35 लिया था, चूंकि हमने ओरिजिनल एक्सिस को थीटा डिग्री क्लॉकवाइज से रोटेट किया था। चलिए टर्म्स रिलेटेड टू एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर, यहां मैं लिख रहा हूं ब्रैकेट में सी इज पॉजिटिव। जैसे नॉर्मल हाइपरबोला में आपने टर्म पढ़ा वर्टेक्स, फोकस, बहुत सारे टर्म्स पढ़े, उसी तरह हम लोग इसके लिए क्या क्या टर्म होगा, पहले इसका एक शेप बना लेते हैं। ये केमिस्ट ये टच नहीं करता है कभी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, एक्स डैश, वाई डैश, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग देखते जाते, जो जो टर्म आएगा। पहला चीज इसका एक्सिस, ठीक है, ये एक लेग है, ये एक लेग है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो लाइन है y बराबर x, ये इसका आपको दिख भी रहा होगा, यही इसका ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा। और जो y बराबर माइनस एक्स है वो कंजुगेट एक्सिस हो जाएगा। क्यों, आप याद कीजिए, जब मैंने आपको एसिम्टोट पढ़ाया था तो एसिम्टोट में एक मैंने बेसिक प्रॉपर्टी बताई थी कि एसिम्टोट का जो एंगुलर बाइसेक्टर होता है, एसिम्टोट का जो एंगुलर बाइसेक्टर होता है वही कोऑर्डिनेट एक्सिस, वही हमारे हाइपरबोला का एक्सिस होता है। इस केस में क्या है हमारा एसिम्टोट, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यही दोनों एसिम्टोट है। तो इसके जो बाइसेक्टर होंगे, एक्स वाई का एक बाइसेक्टर ये होगा, वाई बराबर एक्स 45 डिग्री पे, और एक ये वाला बाइसेक्टर होगा, ठीक है। तो यही दोनों जो बाइसेक्टर हैं, यही दोनों हमारे टी ए और सी ए होंगे। तो अब देखिए ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगा, ये लाइन जहां जो दोनों वर्टेक्स को कनेक्ट करते हुए जा रहा है, y बराबर x। कंजुगेट एक्सिस का क्या इक्वेशन हो जाएगा, y बराबर माइनस एक्स। ये हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस y बराबर x, और ये कंजुगेट एक्सिस, ठीक है। क्यों, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी कि एसिम्टोट्स के जो बाइसेक्टर्स होते हैं वही हमारे प्रिंसिपल एक्सिस हाइपरबोला के होते हैं। चूंकि हमारा एसिम्टोट एक्स वाई एक्सिस है तो ये एक बाइसेक्टर है, ये एक दूसरा बाइसेक्टर, ठीक है। कौन कौन से टर्म हो गए, चलिए पहला हो गया एक्सिस। दूसरा इसेंट्रिसिटी अभी ही हमने डिराइव किया था √2, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में इसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज √2, ठीक है। चलिए थर्ड, अब एक एक करके मैं टर्म्स देखता हूं कौन कौन से हैं। एक्सिस हो गया आपको, ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस। चलिए नेक्स्ट इज वर्टिसेज। ये होता है, क्या होता है वर्टिसेज, आप इस शेप से कंपेयर कीजिए, जहां हमारा एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस कर्व को टच करता है, तो ये दोनों वर्टेक्स होते हैं।
तो ये हो गया हमारा वर्टेक्स P1, ये पॉइंट और ये पॉइंट P2। ठीक है, ये दो वर्टिसेज हो गए P1 और P2। ठीक है, P1 P2 कैसे कोऑर्डिनेट, अच्छा ये एंगल कितना है 45 डिग्री क्योंकि y बराबर x। कैसे कोऑर्डिनेट निकालेंगे P1 और P2 का, हाउ विल वी फाइंड? P1 क्या है, बेसिकली इस लाइन का और इस कर्व का इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो लाइन क्या है y बराबर x और कर्व क्या है xy बराबर c स्क्वायर, इसी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P1 P2। सॉल्व कर दीजिए, x y की जगह x ही रहने दीजिए, क्यों, इसको हम इसमें इंसर्ट किए, बराबर c स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, तो x बराबर प्लस माइनस c। ठीक है, एंड y चूंकि x के बराबर है उसी लाइन पे है तो y भी प्लस माइनस c। मतलब एक पॉइंट आ गया P1 c कॉमा c, ठीक है, x भी c y भी c। P2 क्या आ गया माइनस c कॉमा माइनस c है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो P1 ये बस आप याद रखिए, बाकी सब हो जाएगा। c कॉमा c, ये जो पॉइंट होता है इसका कोऑर्डिनेट c कॉमा, और c क्या है ये वाला, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट माइनस c कॉमा माइनस c। ठीक है, तो वर्टिसेज हो गया। क्वेश्चंस हम लोग इस पे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो लेक्चर नंबर 2 हम लोग लेंगे। चलिए, ये हो गया, वर्टिसेज हो गया। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ, इसी में देखिए आप, ये वर्टेक्स होता है a,0, ये माइनस a,0, दोनों का जो मिड पॉइंट होता है वही सेंटर होता है। तो ये c,c है, ये माइनस c,-c है, तो मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ P1 एंड P2, और ये क्या होगा 0 0, क्योंकि ये c है, ये माइनस c है, जोड़ने पे 0, फिर y कोऑर्डिनेट भी जोड़ने पे 0। ठीक है, सेंटर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लेंथ। सेंटर के बाद लेंथ ऑफ TA, लेंथ ऑफ TA। TA का लेंथ क्या होता है इसमें 2a, क्या होता है दोनों वर्टिसेज के बीच की दूरी, तो P1 और P2 के बीच की दूरी, दैट इज P1 P2। P1 का कोऑर्डिनेट क्या आया है c,c एंड P2 का माइनस c,-c। ठीक है, क्लियर है, तो दोनों पॉइंट पता है, डिस्टेंस निकाल लीजिए। c माइनस माइनस c तो 2c, स्क्वायर करने पे 4c स्क्वायर, इसके केस में भी 4c स्क्वायर मीन्स रूट अंडर 8c स्क्वायर। तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2 इंटू c, √8 बाहर आ गया, 2√2, और इधर c जो कि c स्क्वायर है और रूट है। तो मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस, मतलब ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है P1 P2 के बीच की दूरी, दैट इज 2√2 इंटू c। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्म क्या है, अच्छा, डिस्टेंस ऑफ वर्टिसेज फ्रॉम सेंटर। मतलब ये पूरा लेंथ है 2√2 इंटू सी, पूरा लेंथ, हमको सिर्फ पूछ रहा है वर्टेक्स, माने एक वर्टेक्स का दूरी सेंटर से, तो बेसिकली इसका हाफ हो जाएगा, सिर्फ ये इतना पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा, तो 2√2 c/2, तो 2 से 2 कट गया, तो c√2। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ वर्टिसेज फ्रॉम सेंटर c√2। चलिए, अच्छा, इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस ये था जो मेन एक्सिस होता है, तो कंजुगेट एक्सिस क्या होगा इसके जस्ट परपेंडिकुलर, दैट इज y बराबर -x। नेक्स्ट क्या हो गया, अब हम निकालेंगे फोकस और डायरेक्टर एक्स। याद बस आप रखिए वर्टेक्स का c,c, ठीक है, और उसमें कुछ नहीं याद रखना है। नेक्स्ट इज फोकस। फोकस क्या होता है, इसी एक्सिस पे थोड़ा आगे होगा, ये F1 ले लेते हैं, ये F2 ले लेते हैं। ठीक है, हमको फोकस का कोऑर्डिनेट लिखना है। अब आप एक चीज देखिए, यहां पे भी देखिए, अगर इससे आप कंपेयर कीजिए, यहां अगर फोकस है तो क्या होता है, ये डिस्टेंस अगर a है, इफ दिस डिस्टेंस इज a, मतलब सेंटर से यहां के बीच का डिस्टेंस a, तो यहां से फोकस का क्या डिस्टेंस होता है a, मतलब कि जो डिस्टेंस यहां से यहां का है OP1, जो डिस्टेंस OP1 का है उसी को हम इसेंट्रिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो OP1 कितना आया था हमारा, सिंस OP1 कितना आया था c√2, ध्यान से देखिए,
OP1 कितना आया था, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट C कॉमा C है, ये ओरिजिन है, तो डिस्टेंस कितना है C√2। अब ये तो ये डिस्टेंस है, उसी को अगर हम इसेंट्रिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरा डिस्टेंस आ जाएगा। तो OF1 क्या आ जाएगा, दिस डिस्टेंस दैट इज OP1 मल्टीप्लाइड बाय इसेंट्रिसिटी। OP1 कितना है C√2, इसेंट्रिसिटी कितना होता है √2, तो कितना हो गया √2C, मतलब OF1 आ गया आपको 2C। तो अगर OF1 आपको 2C आ गया तो अब आप बताइए मुझे कि आप F1 का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, बिल्कुल। टोटल लेंथ पता है 2C, तो x कंपोनेंट क्या होगा 2C cos 45, ये पूरा लेंथ 2C है तो ये 45 डिग्री है, तो 2C cos 45 मीन्स 2C बाई √2 cos 45, 2C cos 45 इज 1 बाई √2। सिमिलरली 2C बाई √2, वैसे भी जो x कोऑर्डिनेट होगा वही y कोऑर्डिनेट होगा, चूंकि ये y बराबर x लाइन पे। तो कितना आ गया, ये √2 और ये 2 है, तो √2C कॉमा √2C। तो F1 का कोऑर्डिनेट आ गया √2C और P1 का क्या आया था C कॉमा C, इसका आ गया √2C। चूंकि F1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सेम उसके सिमेट्रिक F2 होगा विथ निगेटिव साइन। तो F2 क्या हो गया -√2 इंटू C। लेट मी चेक, √2C, ठीक है, सब आपको ड्राइव करके हम बताते जा रहे हैं। तो फोकस का कोऑर्डिनेट, अगर वर्टेक्स का C कॉमा C है तो फोकस का C√2 कॉमा C√2 होगा, चूंकि हमेशा इस डिस्टेंस का E टाइम्स टोटल डिस्टेंस होगा। चलिए, आई थिंक कुछ भी छूटा नहीं है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट्रिक्स। इसमें केस में क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स ऐसा, उसके में क्या लॉजिक है कि मान लीजिए डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगा, ये सेंटर है, ये वर्टेक्स है, तो इसके बीच में होगा और एक्सिस के परपेंडिकुलर, हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है डायरेक्ट्रिक्स, तो ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, इसको हम कोई भी पॉइंट दे देते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट को हम बोल दिए Q1, तो ये एक डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स के साथ क्या खास बात होती है कि वो हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। सो दिस इज आवर डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है। अब बताइए, आप यहां पे एक चीज मुझे बताइए, ये ओरिजिन है O से P1 की दूरी, O से P1 की दूरी कितनी आई थी, क्योंकि ये C कॉमा C है तो OP1 इज C√2। ठीक है, उसी लॉजिक से अगर उस वर्टेक्स की दूरी A होती है तो डायरेक्ट्रिक्स की दूरी क्या हो जाती है, E टाइम्स डिवाइड हो जाता है, बिकॉज A बाई E हो जाता है। यहां क्या था फोकस में, E टाइम्स मल्टीप्लाई, यहां E टाइम्स डिवाइड, तो E टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब OQ1 जो हो जाएगा, OQ1 दिस विल बी इक्वल टू टोटल लेंथ दैट इज C√2 डिवाइडेड बाई इसेंट्रिसिटी, तो डिवाइडेड बाय इसेंट्रिसिटी इज √2, तो कट गया तो C। तो OQ1 जो है ये लेंथ C हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, हाउ विल यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस। बहुत तरीका हो सकता है लिखने का। ठीक है, सबसे सिंपल जो तरीका है आप याद कीजिए, स्ट्रेट लाइन में हमने बताया था आपको कि अगर कोई लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस पता हो P, अगर कोई लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस हो P और वो जो परपेंडिकुलर लाइन है वो x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, तो इसका इक्वेशन होता है लाइन का x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर P। यही हमने आपको बताया था। तो इस डायरेक्ट्रिक्स के केस में ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है इसका, OQ1 कितना है C, और ये एंगल कितना बना रहा है OQ1, ये 45, तो x cos 45 प्लस y sin 45 बराबर C, मीन्स x बाई √2 प्लस y बाई √2 बराबर C, मतलब x प्लस y बराबर C√2। ठीक है, x प्लस y बराबर C√2, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स 1 का इक्वेशन। उसी लॉजिक से अगर आप सेकंड डायरेक्ट्रिक्स देखिए, इन दोनों के बीच में होगा ऐसा। इसके केस में क्या होगा, P तो सेम होगा,
ध्यान से देखिए, पी क्या होता है, इस पॉइंट से उसकी दूरी, तो जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस ये होगा, एक में ए बाई आगे होता है, एक में ए बाई पीछे। तो अगर दूसरे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालें तो d2 का निकालें तो ये पोर्शन तो सेम रह जाएगा, p जो है। डिफरेंस बस क्या हो जाएगा कि ये जो लाइन है मेरा, ये जो एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, तो पूरा एंगल लेंगे, मीन्स 180 प्लस 45 मीन्स 225 डिग्री। तो अब जो नया एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा x cos पाई प्लस 45 डिग्री प्लस y साइन पाई प्लस 45 डिग्री बराबर c। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स बाई रूट टू माइनस वाई बाई रूट टू बराबर c। तो इससे मेरा आ जाएगा x प्लस वाई बराबर माइनस सी रूट टू। एक आया था x प्लस वाई बराबर सी रूट टू और एक आ जाएगा x प्लस वाई बराबर माइनस सी रूट टू। तो दोनों डायरेक्ट्रिक्स का आपको इक्वेशन मिल गया। ठीक है, एक है x प्लस वाई बराबर सी रूट टू और एक है x प्लस वाई बराबर माइनस सी रूट टू। ठीक है, चलिए अब 2-3 टर्म और है, बताइए हमको ऑक्सिलरी सर्कल का क्या हो जाएगा इक्वेशन। इसी हाइपरबोला में आप याद कीजिए ना, ऑक्सिलरी सर्कल ये होता था, क्या होता था इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर, आर मतलब सेंटर से वर्टेक्स की दूरी, ऐसा बन जाएगा ऑक्सिलरी सर्कल, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो क्या होगा, सेंटर से वर्टेक्स की दूरी, ये दूरी कितनी है √2c, क्योंकि ये c, c है, तो √2c और उसका जब स्क्वायर कर देंगे तो 2c स्क्वायर। ठीक है, ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, उसी का सेंटर हो जो हाइपरबोला का हो और दोनों वर्टेक्स को टच करे। इसका रेडियस क्या हो गया, यहां से यहां की दूरी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2c। नेक्स्ट है आपको डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, क्या होता था हाइपरबोला के केस में, चूंकि a बराबर b है तो टेक्निकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0 किसी भी कर्व को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, इट विल रिप्रेजेंट ए पॉइंट 0,0। तो टेक्निकली इसमें डायरेक्टर सर्कल नहीं होगा, बट आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। एंड लास्ट इज लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। इस हाइपरबोला का क्या होता है, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई a। उसी लॉजिक से इसका भी वही होगा, बट इसके केस में b और a सेम है, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में b और a सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर को a स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर से एक a कट गया, बच गया 2 इंटू a। a क्या होता है, सेंटर से एक वर्टेक्स की दूरी, सेंटर से एक वर्टेक्स की दूरी मतलब ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना था मेरा c√2, तो c√2, तो फाइनली आ गया 2√2 इंटू c, 2√2 इंटू c। लेट मी चेक, 2√2 इंटू c। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे a बराबर b से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। उसी का एक स्पेशल केस है, जब हम एक्सिस का ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं तो मिल जाता है एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट शेप है। इसके टेंजेंट नॉर्मल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे इस पे, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शेप, एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। कंसेप्ट समझिए, इसका जो एसिम्टोट्स होता है वो खुद अपने आप में एक्स वाई एक्सिस होता है। ठीक है, और इसका जो ट्रांसवर्स कंजुगेट एक्सिस होता है वो हमारा y बराबर प्लस माइनस एक्स होता है। तो सारे टर्म मैंने एक्सप्लेन किए, नो डाउट थोड़ा आपको समझने में इस चीज़ को टाइम लगेगा, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल। आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए कंसेप्चुअली। नेक्स्ट क्लास में इस पे हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। नेक्स्ट सेशन विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लेक्चर नंबर 2। थैंक यू।